तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी जो है एक द्वितीयक भाषा के रूप में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। इन इंडिया इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज बट इट इज अ modern window of the world, that is it is the means of international communication। तो भारत में इंग्लिश जो है वो क्या है, एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है, लेकिन यह दुनिया का क्या है, एक मॉडर्न विंडो माना जाता है। कौन? इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि इट इज द मीन्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण का एक क्या है, साधन होता है। कौन? इंग्लिश। आई बात समझ में? चलिए अब देखेंगे फंक्शन ऑफ इंग्लिश, फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहला फंक्शन यानी कि अंग्रेजी भाषा के क्या कार्य हैं उनको पढ़ेंगे। टीचिंग इंग्लिश इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो है कई तरह के फंक्शंस को हमें क्या करना होगा, समझना होगा कि भाई इंग्लिश जो है आखिर उसके क्या काम है जो कि बच्चों को सीखना चाहिए और टीचर को सिखाने चाहिए। पहला है कम्युनिकेटिव फंक्शन, यानी कि संप्रेषण कार्य। इट इज द यूज एज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल स्पीकिंग डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। तो कम्युनिकेशन का एक क्या माना जाता है, साधन माना जाता है। तो इसलिए यह वार्तालाप का एक क्या माना जाता है, साधन माना जाता है, जो कि लोगों के बोलने और उनके नेटिव लैंग्वेज के बीच क्या होता है, एक कड़ी का काम करता है। ठीक है। चलिए दूसरा है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेशन कोड्स एंड लॉज, यानी कि यह जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एडमिनिस्ट्रेशंस में, कोर्ट्स में और लॉज में, यानी कि नियम में, प्रशासन में और जितने भी मतलब कि कानूनी दफ्तर हैं वहां पर क्या होते हैं, ये एक रेगुलेटरी फंक्शन का क्या करता है, काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे फंक्शन की ओर। तीसरा क्या कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, इट इज यूज्ड इन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन के रूप में कहाँ है, जब हम औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो औपचारिक शिक्षा में इंग्लिश जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, इसलिए इसको एक इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन के अकॉर्डिंग सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को क्या करते हैं, हम रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल फंक्शन, यानी कि व्यवसायिक कार्य जो है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि यह एक भाषा, मतलब कि यह क्या है, तकनीकी का, विज्ञान का, फिर वाणिज्य का और विभिन्न प्रकार के व्यापार की क्या है, एक भाषा है। कौन? इंग्लिश लैंग्वेज। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है आप सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे? चलिए उसके बाद है क्रिएटिव फंक्शन में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनका क्रिएटिव फंक्शन होता है, सृजनात्मक कार्य होते हैं। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिटिकल वर्क्स, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा जो है हम साहित्य का और कई प्रकार के राजनीतिक कार्यों को भी क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आपने देखे जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या करती है, एक मदद करती है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के क्या महत्व हैं इनको हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश शुड बी टाउट फॉर फॉलोइंग रीजन्स, यानी कि इंग्लिश जो हम लोग मतलब कि सीखते हैं
तो इनके सीखने के या इसके सीखने नहीं बोलेंगे, पढ़ाने के क्या है, कई कारण हैं। तो पहला कारण देखेंगे, तो पहला कारण कहता है इट सर्व्स एज अ लिंक लैंग्वेज फॉर इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है कि भाषाओं का एक क्या है, कड़ी है। कौन सी भाषाओं का, तो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक क्या है, अंग्रेजी एक कड़ी का काम करता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि इंग्लिश का शिक्षण बच्चों को कराना होता है। दूसरा क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंस इंग्लिश टीचिंग का क्या है कि इंग्लिश एक क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक वैश्विक भाषा है, ठीक है, यानी कि विश्व में बोली जाने वाली क्या है, एक भाषा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले जो है इम्पोर्टेंस की बात करेंगे जो कि इंग्लिश के है। चलिए अगले इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे जी, बोला जाए। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। उद्देश्य को भी हम पढ़ेंगे। इन इंडिया इंग्लिश इज टाउट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। भारत में जो अंग्रेजी भाषा होती है वो क्या होती है, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या होती है, पढ़ाई जाती है। जैसे कि अभी आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने प्रथम भाषा को क्या रखे हैं कि हिंदी रखे हैं, और सेकेंड लैंग्वेज या तो आप इंग्लिश चूज किए हैं या फिर संस्कृत या फिर अदर लैंग्वेजेस को आपने चूज किया है ना। इंग्लिश पर आ गए हैं जी, अब अभी छोड़ चले जाते हैं। The chief aims of teaching English should be linguistic and practical, यानी कि इस प्रकार से मतलब कि इंग्लिश टीचिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है क्या होता है, तो भाषाई और प्रायोगिक रूप से क्या करना, इंग्लिश को सीखना और इंग्लिश का क्या करना, प्रयोग करना। सो दैट द लर्नर्स शुड एक्वायर प्रैक्टिकल कमांड्स ओवर इट। तो सिखाने वाला जो होता है, जो अधिगम करता होता है, वो इस इंग्लिश भाषा पर क्या करते हैं, पूर्णरूपेण कमांड रखते हैं, और इस कमांड के आधार पर वो क्या करते हैं, यानी कि कमांड कैसे रखते हैं, तो प्रैक्टिकल वे में रखते हैं, प्रायोगिक तरीके से। यानी कि प्रायोगिक तरीके से कैसे होगा, तो बच्चे के मतलब कि बच्चे के साथ बोलकर या बच्चों के साथ जो है कम्युनिकेट करके क्या करते हैं, बच्चे में इंग्लिश लैंग्वेज को जो लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसे लर्न कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड विट, ठीक है, देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि थॉमस और विट के अनुसार 4 प्रकार के जो है इंग्लिश के विशिष्ट उद्देश्य हैं। इंग्लिश शिक्षण के 4 विशिष्ट उद्देश्य हैं, ठीक है, समझ गए। तो पहला उद्देश्य क्या है भाई, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी बोलना, ठीक है, अंग्रेजी बोलना और समझना, इसका पहला क्या है, उद्देश्य है। दूसरा है टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, यानी कि शुद्ध अंग्रेजी को स्पीक करना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है, तीसरा उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी को लिखने की समझ को विकसित करना। और चौथा है टू राइट इंग्लिश करेक्टली, यानी कि अंग्रेजी को लिखने की समझ को विकसित करना। तो हमने क्या देखा कि 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या क्या है। पहला है आपका क्या कि इंग्लिश को स्पोकन की समझ पर, यानी कि बोलने की समझ पर आधारित करना। फिर उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा कि अंग्रेजी को शुद्ध मतलब कि शुद्ध स्पीक पर क्या करना, आधारित करना। फिर उसके बाद तीसरा हमने देखा इंग्लिश को लिखने की समझ विकसित करना, और चौथा क्या था कि इंग्लिश को शुद्ध लिखना, ठीक है। तो ये सारे मतलब कि क्या है, 4 उद्देश्य है किसके,
टीचिंग इंग्लिश के, ठीक है, स्पेसिफिक एम्स हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि बेसिकली द फॉलोइंग आर टू चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि मुख्य रूप से दो मुख्य उद्देश्य है इंग्लिश टीचिंग के। दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट और दूसरा है लिटरेसी डेवलपमेंट, ठीक है। लिटरेसी का तात्पर्य क्या होता है, कोई बताइए? लिटरेसी और इलिटरेसी होती है, क्या बोले? बताइए कोई। साक्षरता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साक्षरता बोलते, बिल्कुल। साक्षरता का विकास करना और भाषा का विकास करना जो है अंग्रेजी शिक्षण का, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग का क्या है, मेन जो है स्पेसिफिक एम्स है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे। अब है लैंग्वेज डेवलपमेंट। हमने यहाँ देखा ना कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो कैसे हम बच्चों में लैंग्वेज को डेवलपमेंट कराएंगे, तो अब थोड़ी सी इनकी समझ को हम देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। कल आपको बताए थे, क्या बताए थे? LSRW पढ़ाए थे ना, ये क्या थे? लैंग्वेज स्किल थे, ठीक है। यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, देयर आर 4 बेसिक स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखेंगे। लिसनिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि हम सीधा यहाँ कहेंगे कि जो बातों को हम सुन करके क्या करते हैं, सीखते हैं, तो उसको हम किस में लेंगे? लिसनिंग में लेंगे, ठीक है। यानी कि दैट इज अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ व्हाट समवन सेज, यानी कि अगला जो है आपको क्या कह रहा है, तो उसे सुन करके रिसीव करना ही क्या है, ये एक प्रकार का लिसनिंग जो है स्किल है। स्पीकिंग इज एसोसिएटेड विथ द फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, दैट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, इंटोनेशन एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, जिसको कि आप वाचन कौशल बोलते हैं, ठीक है। स्पीकिंग स्किल जो है ये वाचन कौशल के अंतर्गत आता है, जो कि भाषा के जितने भी फोनेटिक एस्पेक्ट्स हैं उनको उच्चारण पर, उसके बाद स्पेलिंग पर और इंटोनेशन पर क्या करते हैं, वगैरह वगैरह पर क्या करते हैं, आधारित करते हैं, ठीक है। चलिए सारी बात जो चीज हम हिंदी में पढ़े थे उन्हीं को सिर्फ इंग्लिश में बता दिया गया है। थोड़े इनके क्या है, राइटर मतलब कि साइकोलॉजिस्ट वगैरह थोड़ी अलग हैं, बाकी बातें थोड़ी थोड़ी क्या है, डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं रीडिंग। रीडिंग मीन्स क्या आता है, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, ठीक है। इट मीन्स लुकिंग एट अ रिटन और प्रिंटेड सिंबल एंड ट्रांसलेटिंग इनटू एप्रोप्रिएट साउंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या, रीडिंग मतलब पठन कौशल। पठन में क्या होता है, पठन का मतलब क्या होता है कि जितने भी फोनेटिक हैं, जितने भी ग्राफिक मटेरियल होते हैं, तो ये सारे चीजों को ये क्या करता है, यानी कि लैंग्वेज पर आधारित करता है। इसका मतलब यह है कि जो भी बातें हम लिखते हैं, ठीक है, या तो हम एक मतलब कि सिंबल के रूप में लिखते हैं, या तो फिर हम एक क्या लिखते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं, या फिर ध्वनियों की पहचान करके हम उसको क्या करते हैं, यानी कि किस पर आधारित करते हैं, रीडिंग स्किल पर आधारित करते हैं, ठीक है। अगला है राइटिंग। राइटिंग इज एसोसिएटेड विद द ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो राइटिंग जो है वो केवल और केवल क्या है, ग्राफिक एस्पेक्ट है, और राइटिंग हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड आइडियाज, यानी कि लिखने से क्या होता है कि ये
हमारे जो विचार हैं, हमारे जो आइडियाज हैं, ये सारे चीज क्या होते हैं, आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी थोड़ी हम लोग देखेंगे जो कि क्वेश्चन आज भेजा गया था, तो जिसमें कि प्रियंका जी पूछे थे कि मैम कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कि नहीं समझ में आया, क्योंकि तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक कि हम कंसेप्ट लेंगे नहीं। तो इसी में ये कंसेप्ट है, देख लेते हैं उसको। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, तो यहाँ है नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ द एबव स्किल आर प्रीरिक्विजिट एट द जूनियर एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये जो आपने लैंग्वेज स्किल देखे, तो इसका विकास जो होता है कब, यानी कि जूनियर लेवल पर, यानी कि पहले होता है, यानी कि प्रीरिक्विजिट प्रोसेस में ही क्या होता हो जाता है, या तो एलिमेंट्री लेवल में होता है। ठीक है, इट दीज स्किल आर वेल डेवलप्ड एट दिस लेवल, then English will not become a burden on the learners। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम जो इंग्लिश टीचिंग स्किल की जो बात कर रहे थे, तो ये लैंग्वेज स्किल जो होते हैं, ये मतलब कि क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। किस लेवल पर, तो एलिमेंट्री लेवल पर, जूनियर लेवल पर। ठीक है, तब इंग्लिश जो है वो बर्डन के रूप में लर्नर जो है, अगर मतलब कि लर्नर नहीं सिखाते, यानी आसान तभी इंग्लिश सीखना होता है जब हमारे लर्नर्स एज ए टीचर जो होते हैं, जब उसे क्रिएटिव वे में अगर सिखाएंगे तो वो बर्डन नहीं होता है। ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग पैसिव कमांड्स, whereas reading and writing help in developing active command over the language। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है वो क्या करता है कि हमें सुनना और जो बोलना है, ये किसमें, मतलब कि पैसिव कमांड के लिए, जो हम पैसिव कमांड करते हैं जब हम किसी की बातों को, यानी दो व्यक्ति जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो हम एक अच्छे मतलब पैसिव कमांड देते हैं, यानी कि उनके बातों का जो हम जवाब देते हैं अच्छी तरह से देते हैं। लेकिन वही हम लोग पढ़ते और लिखने की जब बात करते हैं, तो इससे हमारे एक्टिव कमांड जो होते हैं ये क्या होते हैं, अच्छे हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि लैंग्वेज स्किल में जो है LSRW का क्या है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। आई बात समझ में? आप लोग हैं कि नहीं? यस मैम, जी मैम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी डेवलपमेंट, यानी कि साक्षरता का जो विकास है, तो ये कैसे इंग्लिश लैंग्वेज से जो है डेवलप हुआ है। लिटरेसी डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थॉट्स, यानी कि जब व्यक्तियों के विचार जो है रूढ़िवादिता से हट करके जब सृजनात्मक विचारों पर आधारित हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं लिटरेरी डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? लिटरेरी डेवलपमेंट कहते हैं। बिसाइड्स डेवलपिंग द फोर बेसिक स्किल, तो 4 बेसिक स्किल कौन कौन है? इट इंक्लूड्स 4 बेसिक स्किल कौन कौन है, बताइए, बताया जाए। 4 बेसिक स्किल लैंग्वेज के LSRW ना? हाँ मैम, सुबोपली हिंदी में। हाँ, हिंदी में सुबोपली बोलते हैं ना, बिल्कुल। लिसनिंग, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ओके, सिक्वेंशियली बोलेंगे। ठीक है, भाषा कौशल का जो विकास होता है, लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट जो होता है वो सिक्वेंशियल होता है। ठीक है, चलिए तो हम 4 बेसिक स्किल
जो होते हैं, इट इंक्लूड्स एप्रिसिएशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये भाषा को क्या करता है, एप्रिसिएट करता है। ये चारों कौशल एक दूसरे को क्या करता है, एप्रिसिएट होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। लैंग्वेज स्टाइल, यूज ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स, पोइट्री, ड्रामा, स्टोरीज, आइडम्स एंड एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, यही LSRW पर ही क्या है, डिपेंड है। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो अब भाषा कौशल को यानी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए कई एस्पेक्ट्स को हमें देखने होंगे। टू डेवलप इंटरेस्ट, पहले तो इन इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य में पहले बच्चों की क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट का डेवलपमेंट करना होगा। दूसरा क्या है, टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल व्यूज, यानी कि आपके जो मतलब कि देखने का जो नजरिया है इंग्लिश को, वो क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, टू डेवलपमेंट क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी सोच जो होनी चाहिए वो क्रिएटिव होनी चाहिए। ठीक है, सृजनात्मकता पर आधारित होनी चाहिए। चौथा क्या है, टू डेवलप एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि आपकी जो एबिलिटी होनी चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेशन पर आधारित करने वाली योग्यता पर होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे कि अभी इंग्लिश है तो आपको भी हम समझा कैसे रहे, इंग्लिश टू हिंदी करके, तो कोई समझने में क्या हो रही है, आसानी हो रही है कि दिक्कत हो रही है? आसानी हो रही है, आसानी हो रही है। तो इसी तरह से आप टीचर जब बनेंगे तो बच्चों को इसी तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप समझाएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। जो बच्चे रूरल एरिया से आएंगे, जो बच्चे का मतलब कि मदर टंग पर डिपेंड उनके लैंग्वेजेस हैं, तो वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, या रीजनल लैंग्वेज पर हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बच्चे में ट्रांसलेशन करके, भाषाओं का रूपांतरण करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी योग्यता को विकसित कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूम, BS ब्लूम के बारे में पढ़ाए थे ना, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम द फॉलोइंग आर द 3 डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको याद कीजिए CDP में पढ़ाए थे कि BS ब्लूम महोदय ने, BS ब्लूम ने क्या दिया था भाई, 3 तरह का क्या दिया था, शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण दिए थे, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन दिए थे, जिनमें कि सबसे पहला था कॉग्निटिव डोमेन। क्या था, कॉग्निटिव डोमेन, जिसको कि संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमने क्या आपको बताया था, इमोशनल या अफेक्शन, यही बोले थे हम, इमोशनल डोमेन। और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। क्या था, साइकोमोटर डोमेन। आई बात समझ में? तो यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोविश्लेषणात्मक या मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर बोलिए या साइको एनालिटिकल डोमेन भी आप कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, BS ब्लूम ने। BS ब्लूम ने क्या किया था, शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। यही बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए तो सबसे पहला क्या है, कॉग्निटिव डोमेन है ना, कॉग्निटिव डोमेन जो कि BS ब्लूम का पहला डोमेन है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक। ठीक है, यहाँ सबसे अच्छा ज्ञान से पहले संज्ञान दे दीजिए तो अच्छी बात है। संज्ञानात्मक पक्ष, क्या बोलेंगे हम, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होते हैं, दिस डोमेन इज एसोसिएटेड विथ नॉलेज, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष जो होते हैं किससे संबंधित होते हैं, ज्ञान से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, ज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है। इट डील्स विथ अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल,
यानी कि ये जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है ये हमारी समझ और हमारे कौशल का क्या करती है, विकास करती है। कोई दिक्कत बच्चे समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बीएस ब्लूम का दूसरा डोमेन कौन सा है? दूसरा डोमेन हम देख रहे हैं अफेक्टिव डोमेन या इसको इमोशनल डोमेन भी कहते हैं, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं भावात्मक पक्ष। क्या बोलेंगे हम? भावात्मक पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये भावात्मक पक्ष जो होते हैं तो क्या होते हैं? तो ये इट इज रिलेटेड विथ फीलिंग्स, यानी कि भावात्मक यानी भावना से, संवेग से, इमोशन से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, यानी कि ये कौन क्या क्या शामिल करता है? इंटरेस्ट, एटीट्यूड यानी अभिप्रेरणा, ठीक है, एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा इत्यादि, यानी जितने भी संवेग हैं, ठीक है, जैसे भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, ठीक है, भय, डर, प्यास, जितने भी हैं, थकान, ये सारे के सारे क्या हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? अफेक्टिव डोमेन या फिर इमोशनल डोमेन में आते हैं। ठीक है, अंडर दिस डोमेन यानी इस पक्ष के अंतर्गत जो है द लर्नर्स डेवलप देयर ओन परसेप्शन अबाउट देयर एबिलिटी, यानी कि भावात्मक पक्ष के अंतर्गत जो है, जो अधिगम कर्ता जो होते हैं अपने विभिन्न प्रकार के भावों को अपनी योग्यता पर क्या करते हैं, आधारित करते हैं। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए आप लोग कम्युनिकेट करते रहिए। कम्युनिकेशन होता है ना, तो हमें लगता है कि नहीं आप समझ रहे हैं, फिर कहाँ रुकना है, या फिर ऐसा नहीं कि मैम बोले जा रही है और हमें समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपको दिक्कत लगे वहाँ पूछिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? तो साइको मतलब होता है मन, ठीक है, और मोटर मतलब गत्यात्मक, तो मनोगत्यात्मक पक्ष। तो ये मनोगत्यात्मक पक्ष बोलिए, या यहीं पर आपको अगर दूसरा एक वर्ड दे दे कि साइको एनालिटिकल डोमेन, जिसको कि हम मनोविश्लेषणात्मक पक्ष ये भी कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए अब ये साइकोमोटर डोमेन जो होता है यानी इट इज रिलेटेड टू डूइंग, यानी कि कार्य करने पर ये आधारित रहता है, यानी कार्य पर विश्वास करता है। कार्य क्यों करने पर विश्वास रखता है? कौन? मनोगत्यात्मक पक्ष। इट डील्स विथ द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल such as the use of fingers and thumbs, यानी कि ये जो है किस पर, यानी कि गतिशील कौशल पर क्या करता है, मतलब कि विश्वास करता है। कौन? साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि आप क्या होते हैं, अपने हाथों से क्या होते हैं, उसे करते हैं और उसे सीखने पर आधारित करते हैं। फिंगर एंड थम्स का मतलब हाथ पैरों को चलाना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने क्या देखा कि पहले जब हमको ज्ञान होता है तो फिर उसके बाद क्या होती है, फीलिंग होती है, यानी कि भाव उत्पन्न होते हैं। और जब भाव उत्पन्न होते हैं नहीं ये चीज हमें करने चाहिए, ये चीज ऐसा होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, डूइंग विद इन एक्शन, यानी कि कार्य करने पर क्या करते हैं, डिपेंड ऑन एक्शन, यानी कि कार्य करने पर क्या करते हैं, आधारित करते हैं, यानी एक्शन पर आधारित करते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश टीचिंग में? इन इंडिया इंग्लिश इज टाउट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। टू बी proficient in English, one should have to be proficient in its constituents sound,
that is pronunciation, vocabulary, that is expression and use of words, and structure, that is sentence structure. But the condition under with English is taught in India is a matter of concern. It faces many problems which need special efforts. Problems in teaching English are as follows. तो देखिए सीधी बात है, यहाँ हम कहेंगे कि भारत में जो इंग्लिश है वो एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या होती है, पढ़ाई जाती है, शिक्षण दी जाती है। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश के अंतर्गत जो भी मतलब कि जो एक धारा प्रवाह की जो बात होती है, यानी कि प्रोफाइंसी जो होनी चाहिए इंग्लिश के प्रति, वो थोड़ी सी क्या है, यानी कि जैसे कि साउंड को लेकर के, वोकैबुलरी को लेकर के, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर के, तो ये सारी मतलब कि थोड़ी मुश्किलें क्या होती है, आती है। बट द कंडीशंस अंडर विच इंग्लिश इज टाउट इन इंडिया इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, यानी कि क्या है, तो ये जो मतलब कि जितने भी आपने कंडीशन देखे, ठीक है, ये सारे कंडीशन जो है यानी कि भारत में एक प्रकार का क्या है, यानी कि एक मुद्दा है। तो इससे हम बहुत सारी समस्याओं को क्या करते हैं, फेस करते हैं, और बहुत सारे इफर्ट्स इसे सीखने के लिए या इसके सीखने के लिए हमें कई इफर्ट्स की क्या होती है, जरूरत होती है। प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश आर फॉलोइंग, यानी क्या क्या इंग्लिश शिक्षण के समस्याएं हैं उनको देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड इफिशिएंट टीचर। ठीक है, कहने का मतलब जितने यानी कि योग्य शिक्षक का नहीं मिल पाना, या फिर जो एनर्जेटिक जो टीचर होते हैं नहीं मिल पाना, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। द लैक टेक्निक ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो द प्रोनाउंसिएशन इज फैकल्टी होगा या फैकल्टी ड्यू टू रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीच हैबिट्स, यानी कि आजकल वो फैकल्टी नहीं मिलते हैं कि फैकल्टी जिस क्षेत्र के हैं उसी क्षेत्र में अगर योग्य फैकल्टी हमें मिल जाए, योग्य शिक्षक मिल जाए, तो उस क्षेत्र से संबंधित जो भी भाषा है उसको हम अच्छे जो है लैंग्वेज टीचिंग पर क्या कर सके, डिपेंड कर सके। तो इसकी तो कमी है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए बिहार के टीचर को अगर वो सेंट्रल जॉब होती है, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो बिहार के लैंग्वेज को जानता है, तो फिर उसे क्या है, अदर स्टेट में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। या अदर स्टेट वाले अगर बिहार आते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए वहाँ इंग्लिश एक मतलब कि क्या एक टोन आ जाता है बोलने में, क्या हो जाता है एक मतलब इंग्लिश अगर बोल भी रहा है तो उनके प्रोनाउंसिएशन में क्या आ जाते हैं, एक मतलब कि टोन आ जाता है उस क्षेत्र का। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने का गलत जो तरीका होता है, विधि होता है, ये भी मतलब कि इंग्लिश टीचिंग के रास्ते में क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इन इंडिया इंग्लिश इज बीइंग टाउट बाय द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी भारत में जो इंग्लिश सिखाई जाती है वो क्या देख रहे हैं कि पहले टीचर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन और ग्रामर विधियों के द्वारा क्या करते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, विच मेक्स द लर्निंग बोरिंग। इससे क्या होता है, पढ़ाना एकदम बोरिंग हो जाता है। आप अभी भी जाइएगा अच्छे स्पोकन कोर्स अगर आप करिएगा तो पहले आपको वहाँ ग्रामर सिखाएगा, आप ऐसा देखेंगे। अब वही चीज़ क्या है, ट्रांसलेशन पढ़िए, सॉरी क्या पढ़िएगा, हाँ ट्रांसलेशन पढ़िएगा, वही नाउन वही प्रोनाउन आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा, ऐसा आप देखे होंगे। और फिर उसको कहता है यूज कीजिए। ऐसा आप लोग कभी इंग्लिश सीखने गए हैं स्पोकन? नो मैम। अच्छा नहीं गए हैं तो पहले आपको ग्रामर सिखाएगा, हार्ड जो वर्ड होते हैं वोकैबुलरी सिखाएगा, प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को सिखाने के बाद ही आपको वहाँ क्या करेंगे कि इंग्लिश की बातें वो करेंगे, स्पोकन की बातें करेंगे। तो जो कि क्या करते हैं, बच्चों में को बोर कर देते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, ये बोरिंग एजुकेशन देते हैं। ठीक है, मदर टंग इज नॉट जुडिशियसली
यूज्ड, यानी कि मातृभाषा के रूप में उसे यूज नहीं किया जाता है नियमतः। ठीक है, जिस तरह हम लोग मातृभाषा में बोलते हैं उसी तरह से अगर टीचर मातृभाषा में अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाए तो इससे बच्चे का सीखना क्या होगा, आसान होगा। मेन फोकस इज बेस्ट जी। मैम वहाँ पे टारगेट लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाता है ना? हाँ, वह तो यहाँ तो जो इंडिया में होता है वो टारगेट लैंग्वेज होता है। ठीक है, कि भाई ब्रिटिश लैंग्वेज को सीखना है, अमेरिकन लैंग्वेज को सीखना है, ये दो लैंग्वेज को क्या करते हैं, स्पोकन में सिखाते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगर लैंग्वेज टीचिंग के व्यू से देखें तो ये दोनों गलत है। बच्चे को मातृभाषा पे सिखाई, जैसे बच्चे जो रोज़मर्रा के जीवन में बच्चे जो बोलते हैं, जो सीखते हैं, तो उस तरह से छोटी छोटी बातों पर आप उसे इंग्लिश सिखाइए। समझ में आई? ठीक है, चलिए अब है यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मेन फोकस इज पासिंग द एग्जामिनेशन थ्रू क्रैमिंग। ठीक है, मेन फोकस क्या होता है, मतलब भारत में अंग्रेजी सिखाने का क्या भाई, तो यानी कि पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि बच्चा इंग्लिश में अंग्रेजी मतलब कि एग्जाम में पास हो जाए, बस ये उतनी इंग्लिश सीख जाए, लिख ले, हल्की फल्की बोल ले, बस थोड़ी बहुत वर्ड मीनिंग जान ले, बस सीख लिया इंग्लिश, यही होता है। ठीक है, न्यू मेथड्स एंड अप्रोचेज आर रेयरली यूज्ड, यानी कि जो नए विधियां होते हैं, नए नए जो उपागम होते हैं, कभी कभार ये क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये बात भी सही है। चलिए तीसरा है वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस, मतलब कि अंग्रेजी के पाठ्यचर्या में जो वेरिएशन होता है, जो विभिन्नता होती है, तो इससे भी थोड़ी सी इंग्लिश सीखना क्या हो जाती है, थोड़ी समस्या पर आधारित हो जाती है। एज द एजुकेशनल सिस्टम इज नॉट नेशनलाइज्ड, देयर इज नो सिंगल सिलेबस फॉर द होल कंट्री, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, यानी कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है ये पूरे राष्ट्रीयकृत नहीं है, मतलब कि और कोई भी मतलब कि पूरे कंट्री की अगर बात की जाए तो सभी के सिलेबस क्या है, एक समान नहीं है। इट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, राज्यों से राज्यों, मतलब कई राज्यों में अलग अलग सिलेबस इंग्लिश के क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, यानी पढ़ाए जाते हैं। इसलिए भी इंग्लिश सीखना थोड़ी सी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम पर आधारित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, यानी कि टीचिंग मटेरियल्स यानी कि शिक्षण सामग्री की कमी के कारण शिक्षण सामग्री की कमियां जो है ये भी अंग्रेजी सीखने में एक क्या है, समस्या है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स आर वेरी यूजफुल इन लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां जो होती है ये अंग्रेजी सिखाने में बिल्कुल क्या करता है, मतलब हमारी हेल्प करता है, यानी बच्चों की हेल्प करता है। लिंगुआ फोन, फिल्म स्ट्रिप्स, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड्स, तो ये सब देखिएगा, ये सब क्या है, अगर पूछा जाएगा कि ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन है इंग्लिश टीचिंग के, तो आप सभी याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, क्या क्या है भाई, तो देखेंगे क्या, लिंगुआ फोन्स, फिल्म स्ट्रिप्स, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं। हेल्प इन लर्निंग द language quickly and effectively, but in India these are rarely used। बिल्कुल, तो लेकिन भारत में क्या होते हैं, रेयरली यूज होते हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा स्मार्ट क्लास लगाए, थोड़ा सा बच्चा को दिखा दिया, बस हो गया। ठीक है, उसका काम खत्म, मतलब कि एनी टाइम वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, इन सारी चीजों से सीखने का मौका नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी भीड़ भाड़ वाली जो क्लास होती है ये भी अंग्रेजी सीखने के प्रति क्या है, समस्या का कारण है। ठीक है,
इंडिया हैविंग द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन, यानी कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का क्या है, सबसे दूसरी क्या है, आबादी वाला देश माना जाता है। हैज ओवर क्राउडेड क्लासेस, यहाँ पर क्या होते, जो क्लासेस होते हैं बहुत ही भीड़ भाड़ वाले होते हैं। 10 इंडिविजुअल, अरे आप लोग को समझ में, चलिए, इंडिविजुअल अटेंशन इज नॉट पॉसिबल विच इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, यानी कि जो बच्चे होते हैं भीड़ भाड़ वाले क्लास में जो बच्चे होते हैं वो मतलब कि सही से मतलब कि लर्निंग को आवश्यक रूप से जो है नहीं सीख पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो जिससे कि इंग्लिश सीखना उसके लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, समस्या पर आधारित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है इंग्लिश अल्फाबेटिक सिस्टम। तो इंग्लिश अल्फाबेटिक सिस्टम में क्या है, देयर आर 44 साउंड्स, याद रखिएगा, कहेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट सिस्टम में कितने साउंड्स हैं, तो बताइएगा 44, ठीक है। बट इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर ओनली 26, कितने लेटर हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स हैं, ठीक है, ये तो आप बचपन में ही जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मेक्स द लर्निंग कंफ्यूजिंग बिकॉज क इज प्रोनाउंस्ड बाय द लेटर के। देखिए क को हम किससे प्रोनाउंस्ड किए, के से किए, एज इन काइट और सी एज इन कैट, यानी कि सी फॉर बोलते हैं कैट, और यहाँ अगर क का उच्चारण होता है तो इसको क्या लेते हैं, के, ठीक है। तो ये उच्चारण किया जाता है, यानी डिफरेंट देखते हैं ना कि भाई इंग्लिश अल्फाबेट में क्या हो गए 26 अल्फाबेट है, और वही जब हिंदी अल्फाबेट की बात करते हैं तो उसमें कितने हैं, 44 हैं, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो कितने हैं, सारी बात को मिला, हाँ ठीक है। तो इसमें तो क्या है, तो इसीलिए जो ये डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए हमें क्या होती है, इंग्लिश सीखने में समस्या आती है, बच्चों को समस्या आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 में है डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम, यानी कि जो लर्निंग सिस्टम जो है ये बहुत डिफेक्टिव होने के कारण, खराब होने के कारण भी क्या होती है, इंग्लिश सीखना थोड़ी समस्या पर आधारित हो जाती है। इन इंडिया एग्जामिनेशन इज द बिगिनिंग एंड एंड, यानी कि भारत में जो परीक्षाएं होती है ये या तो ये मतलब कि बिगिनिंग एंड द एंड, यानी कि हमेशा क्या होता है, ये शुरू होने से पहले क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बट द एग्जामिनेशन सिस्टम इज डिफेक्टिव, यहाँ क्या है, भारत में ज्यादातर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है क्या है, डिफेक्टिव है, कदाचार मुक्त है क्या, नहीं है, पूरा एकदम क्या है, भ्रष्टाचार है ना। बताइए, जैसे कि क्या है, पहले के समय में हम लोग क्या मतलब कि था, हम लोग के समय में था कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो इंग्लिश कंपलसरी ना होने के कारण हम लोग क्या है, इंग्लिश की ओर तो ध्यान नहीं देते थे, बच्चे पहले की नहीं देते थे ध्यान, ठीक है, बोला कि नहीं इंग्लिश को पढ़े या ना पढ़े मतलब कि उसमें ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, ऐसा कहा था ना। तो इसलिए ये क्या है, तो इंडिया का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो क्या है, करप्ट है, डिफेक्टिव है, ठीक है। प्रमोट्स रोट लर्निंग, आपको क्या करेगा, प्रमोट कर देगा। अगर शुरुआती दौर से ही अगर इंग्लिश पर क्या हो जाए, अन्य विषयों की तरह एक कमांड रखा जाए तो बच्चे क्या होंगे, बचपन से ही इंग्लिश अच्छा कर लेंगे ना, जी मैम, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स में क्या देखेंगे, स्टूडेंट्स डू नॉट नो व्हाई दे आर
थोड़ा छोटा करना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट डू नॉट नो व्हाई दे आर लर्निंग इंग्लिश एंड द टीचर्स डू नॉट नो व्हाई दे आर टीचिंग। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये जो खास करके इंडिया के लिए ही है ये भी, कि बच्चे जो हैं यह नहीं जानते हैं कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, और टीचर नहीं जानते हैं कि हमें बच्चों को इंग्लिश क्यों सिखाने चाहिए। ठीक है, both the students and the teachers have only one aim, that is to pass the examination। यानी कि दोनों का एक ही लक्ष्य होता है कि अरे एग्जाम में तो बचवा पास हो जाएगा, और बच्चा भी होता है अरे मास्टर तो पास करवे करेगा, इंग्लिश तो कंपलसरी है ये नहीं है। आई बात समझ में? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। आज अभी देखिए अंग्रेजी शिक्षक के जो बहाली हुई है उनको खुद नहीं आता है, लेकिन क्या है शिक्षा व्यवस्था हमारी लचर पचर है, और वैसे व्यक्ति जो है आज इंग्लिश के टीचर हैं। ठीक है, कई से डिग्रियां ले ली और वो टीचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनको तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना है नहीं, और यह वैसा बच्चे भी नहीं है जो कि उनकी कमियों को वो निकाल सके। ठीक है, चलिए अब थोड़े से हम इस बात को याद रखेंगे। देखिए कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र को इन्होंने दिया था। ठीक है, आप सभी को क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा अलग। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हाँ अब ठीक है मैम, अब ठीक है। ठीक है, तो अब कोठारी कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, थोड़ी सी ध्यान से आप सुनेंगे। कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको कि त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। कोठारी कमीशन कब बना है? 1964 to 66, 1964 से 1966 में। Some recommendations to solve the problem of English teaching in India, यानी कि कोठारी कमीशन ने अंग्रेजी शिक्षण के लिए भारत में जो है कुछ क्या किए हैं, रिकमेंडेशन पर का सुझाव दिया, यानी कि रिकमेंडेशन मतलब सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है? चलिए, इट रिकमेंडेड दैट रीजनल लैंग्वेज शुड बी taught एट द लोअर प्राइमरी लेवल फ्रॉम क्लास 1 to 4। ठीक है, यहाँ क्लास 1 to 4 है, लेकिन यहाँ होना चाहिए 1 to 5। समझ में आया? यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, यानी कि कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिया है, यानी कि किस पर? क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर क्या होनी चाहिए, यानी कि लोअर प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए, खास करके कौन कौन से बातें होनी चाहिए इसके लिए हम देखेंगे। एट द अपर प्राइमरी लेवल दैट इज फ्रॉम क्लास 5 to 6। क्लास लोअर में ले लिया 1 to 4, यहाँ हो जाएगा ये लोअर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी कब हुआ, कहां तक हुआ, किस क्लास तक? 1 से 4 तक। और अपर प्राइमरी अगर कहेगा तो क्या बोलिएगा, ये 5 to 6 क्या हो गया, अपर प्राइमरी। चल बहुत है, इससे कुछ जानने का मौका मिला। अपर प्राइमरी क्लास 5 to 6 ओनली। उसके बाद देखेंगे तो क्या कह रहा है, एट अपर प्राइमरी लेवल दैट इज फ्रॉम क्लासेस 5 to 6 मदर टंग और हिंदी और इंग्लिश शुड बी taught compulsory and the third language should be taught as an optional subject। इसको देखिए, कहा है कोठारी कमीशन ने जो सुझाव दिया है, जो प्रस्तावित किया है कि भाई अपर प्राइमरी लेवल पर जो कि क्लास 6 से 5 से लेके 6 तक है, इसको मातृभाषा या हिंदी या अंग्रेजी क्या होनी चाहिए,
कंपलसरी रूप से पढ़ानी चाहिए। समझ में आया? जबकि तृतीय भाषा जो है उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। आई बात समझ में? From 7 to 10th, the student should be taught 3 languages। जैसे ही बच्चा क्या हो जाएगा, क्लास 7 से क्लास 10th में आएगा तो बच्चा को क्या है, 3 लैंग्वेज में क्या पढ़ाना है? इन हिंदी स्पीकिंग एरिया, हिंदी, इंग्लिश एंड अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज शुड बी टाउट। यानी कि जैसे ही बच्चा 7 से लेकर के बच्चे 10th में आएंगे तो इनको 3 भाषा कौन कौन सी पढ़ानी है? हिंदी पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है और फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पर क्या करना है? पढ़ाना है। समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, 2 लैंग्वेज का वो कंपलसरी है। हाँ, ये क्लास फॉरगेट किया है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 में कहा है कि प्राइमरी लेवल पर रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। क्लास 1 से लेकर के यहाँ लिख देते हैं हम, क्लास 1 to क्या बोला, 4 में कौन सा भाषा बच्चा कोठारी कमीशन बोला है? रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। समझ में आ गया? और जैसे ही बच्चा 5 से लेकर के 6 में जाएगा तो या तो क्या हो, मदर टंग यानी मातृभाषा, मदर टंग या हिंदी या इंग्लिश। ठीक, क्या होनी चाहिए? ये 3 भाषा के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए, मातृभाषा, हिंदी और इंग्लिश। ये 3 हो गया ना। चलिए, उसके बाद क्या है, जैसे ही बच्चा 7 क्लास से लेकर के 10 क्लास में यानी 10th में आएगा तो 7 क्लास से लेकर के जब जैसे ही बच्चा 10th में आएगा तो इनको 3 भाषा कौन कौन पढ़ाया जाएगा? तो इसको देखिए, तो जिसमें कि खास करके इन स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग एरिया यानी कि जो एरिया, जो क्षेत्र जो है हिंदी ही बोलता है, वहां पर उनको 3 भाषा कौन कौन पढ़ाना चाहिए? तो पहली तो भाषा हिंदी होनी चाहिए, पहली भाषा हिंदी होनी चाहिए। दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए। और तीसरी भाषा क्या होनी चाहिए? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक लैंग्वेज। हाँ, क्षेत्रीय भाषा का क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा में जैसे कि बंगाल गए तो बंगाली, गुजरात गए तो गुजराती। समझ में आया? अलग अलग क्षेत्र के। तो मैम वो भी इंक्लूड होना चाहिए था ना? हाँ, तो वो आपका इंक्लूड है, जैसे कि आपका किसमें इंक्लूड तो है ही, प्राइमरी लेवल में क्लास 1 से लेके 4 तक के में बच्चे को रीजनल भाषा में ही क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोग अंगिका बोलते हैं, ठेठी बोलते हैं ना, तो कहा गया है आप ठेठी में पढ़ाइए 1 क्लास से 4 क्लास के बच्चे को। समझ में आया? तो वही रीजनल, जैसे कि कोई अगर मान के चलिए ब्राह्मण बच्चा है तो उसको क्या है, मैथिली अच्छी तरह से आएगा तो मैथिली पढ़ाइए, अंगिका में पढ़ाइए। समझ में आया? जी मैम। हाँ, यही कह रहा है। तो आगे इस बात समझ में आगे बढ़े। जी मैम। ठीक, उसके बाद देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। दस इट्स प्राइमरी एम्स वाज द प्रमोट लिंग्विज्म एंड नेशनल हार्मोनी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति कोठारी कमीशन का मतलब कि एक यही उद्देश्य था, प्रथम उद्देश्य, कि बहु भाषाओं को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए भारत में, और साथ में भारत की जो मतलब कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है, सौहार्द की भावना है, एकता की भावना है, ये सारी क्या हो सके, कायम हो सके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोठारी कमीशन कब बना, क्या मतलब कि किस क्लास के लिए कौन कौन से मतलब लैंग्वेजेस को इन्होंने मतलब कि एक प्रस्ताव में जो है शामिल किया, ये सब में आपको कोई दिक्कत? नहीं मैम।
अच्छे से समझ गए सारी बातें? चलिए ठीक। चलिए प्रियंका जी, आपका काल्प आ गया, ठीक है। काल्प आ गया, यहाँ देखिए आपको पीडीएफ भेजे थे, ठीक है, यहाँ लिखा है ना काल्प। क्वेश्चन बना रहे थे ना, तीसरा या चौथा क्वेश्चन में ये था, तो उनको समझ में नहीं आया मैम से। हाँ, तो काल्प जो पूछे थे, तो इट शुड प्रमोट कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफायंसी, ठीक है। मैम बी से जो होता है ना मैम, बी एस कुछ ऐसा रहता है ना मैम? बिल्कुल, सबका अलग अलग है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ मैम, ये दोनों ज्यादा क्वेश्चन ये रहता है मैम। हाँ, ये दोनों ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए आज ये मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, ये अब हम लोग कल देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, जब तक हम कंसेप्ट अच्छे से नहीं लेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब दोनों, हाँ, कल आपको इतना जो है हम पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा करके फिर हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कल ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो आपको भेजा गया है, तो आप मतलब कि जितनी एफर्ट अगर मान के चले कि बन रही है तो उसको बनाइए, और नहीं बनेगी तो फिर हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा समझने में इंग्लिश? थोड़ा दिक्कत लग रहा था, लेकिन अब आप बता रही हैं तो लग रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे कि एकदम इंग्लिश कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको हम तोड़ना बता देंगे कि कैसे पहले कंसेप्ट दे देंगे, कंसेप्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन को जब तोड़िएगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा कि लगेगा कुछ भी नहीं है इंग्लिश, बहुत मजा आता है, ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट, क्योंकि अब फिर यूट्यूब लाइव का भी समय हो गया है। मैम कल टेस्ट होना है क्या? टेस्ट तो नहीं होना है आरती जी, इसी का डिस्कशन होगा और कुछ मुख्य बातें पढ़ाएंगे कल। ओके मैम, ठीक, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं। एक चीज पूछना था मैम, 2009 का जो है राष्ट्रीय पाठचर्या जो है 2009, तो उससे रिलेटेड वीडियो डाले हैं क्या? आरटी अच्छा देख लेते हम सर्च करके, उसके बाद अगर होगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे। दोनों समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर वीडियो है तो भेज देंगे, नहीं है तो फिर हम आपको बना के भेज देंगे, ठीक। चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट, बाय बाय। बाय।